अगर आप लोग यूरोपियन फुटबॉल फॉलो कर रहे हैं इस सीज़न तो सेrie A के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई कॉम्पिटिटिव लीग है इस समय पूरे यूरोप में तो इट हैज़ टू बी लीग फ्रॉम फ्रांस। अगर आप एक बार टेबल पे नज़र डालेंगे तो पेयर गैस की आरसी लॉन्स आर टॉप ऑफ द लीग 37 पॉइंट के साथ। पीएसजी के 1 पॉइंट ऊपर हैं, वो भी फर्स्ट पोजीशन में। सेकंड पोजीशन पे पीएसजी हैं 36 पॉइंट्स के साथ। मार्से लील थर्ड और फोर्थ पोजीशन में है 32 पॉइंट के साथ। और लियों के लिए भी आप ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अभी डिस्टेंस हुआ नहीं है उनमें और पीएसजी में, मतलब 8-9 पॉइंट का गैप है, बट ये स्विंग होता है। हमने देखा अभी जैसे प्रीमियर लीग में भी हमने देखा था कि आर्सेनल आगे हो गई थी 8-9 पॉइंट, लेकिन वो डिस्टेंस मैन सिटी ने कवर कर लिया है। तो क्या आरसी लॉन्स इस साल लीग का टाइटल जीत पाएंगे? ये तो खैर समय ही बताएगा, लेकिन एक आरोप या एक बात जो बार बार बोली जाती है लीग के लिए कि ये ना एक फार्मर्स लीग है, ये एक ऐसी लीग है जो पीएसजी बार बार जीत जाती है। कोई इस लीग का महत्व नहीं है, कोई भी टीम पीएसजी के अलावा इतना ज्यादा तो अच्छा कर नहीं पाती है। तो आज हम ना कुछ मिथ बस्ट करने वाले हैं लीग के बारे में कि क्या एक्चुअली में फार्मर्स लीग है, और अगर ये फार्मर्स लीग है तो क्यों यहाँ के टैलेंट्स पूरी दुनिया में जाके खेलते हैं। अच्छे अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी बाकी टॉप लीग्स में खेल रहे हैं, चाहे वो ला लीगा हो, प्रीमियर लीग हो, सेरिया हो। अगर इतनी ही खराब लीग है तो यहाँ पे सबसे अच्छे और टैलेंटेड खिलाड़ी कैसे मिलते हैं? तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। एक नया चैनल हम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है ZBK। जी हाँ दोस्तों, ZBK जीरो बॉल नॉलेज का ही एक एक्सटेंशन है जिसमें हम बड़े बड़े फुल लेंथ पॉडकास्ट अपलोड करेंगे और भी कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस इसमें आपको देखने वाले हैं। और ऐसा कंटेंट जो आपको मेन फुटबॉल चैनल पे नहीं मिलेगा, थोड़ा हटके जो होगा वो आपको ZBK पे मिलेगा। तो प्लीज डू मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड फॉर ZBK। आज हम इंडियन फुटबॉल से शुरुआत करने वाले हैं। इंडियन फुटबॉल पे एक बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किया है अरुणवा सर के साथ। तो डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू ZBK और यहाँ पे आपको काफी हटके कंटेंट मिलने वाला है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज डू द नीडफुल, सपोर्ट कीजिए हमें और तैयार हो जाइए दोस्तों फॉर वेरी इंटरेस्टिंग कंटेंट ऑन फुटबॉल। इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा दोस्तों। और इसी तरीके के और वीडियोस हम आपकी तरफ लाते रहेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं लीग की। और लीग के बारे में बात करने से पहले हमें पहले इस टर्म को समझना पड़ेगा कि फार्मर्स लीग क्या होती है। मतलब क्या यहाँ पे किसान काम करते हैं? क्यों लीग को फार्मर्स लीग बोला जाता है बार बार? तो फार्मर दोस्तों उस लीग के लिए अक्सर यूज किया जाता है टर्म जहां पे लेवल ऑफ कंपटीशन या क्वालिटी बहुत ज्यादा पुअर होती है। इतनी पुअर होती है कि जो सुपीरियर टीम होती है, बड़ी टीम्स होती हैं, वो आसानी से हर साल, मोस्टली हर साल लीग टाइटल्स जीत जाते हैं। सेम शब्द कभी कभी बुंदेसलीगा के लिए भी यूज किया जाता है क्योंकि बायर्न म्यूनिख का इतना ज्यादा डोमिनेशन रहा है, वहां पे 11 लीग टाइटल उन्होंने लगातार जीते हैं। तो उन लीग्स में जहां पे एक आध टीम को छोड़ के बाकी सारी टीम्स की क्वालिटी इतनी पुअर है कि वो कभी टाइटल जीत भी नहीं पाएंगे अपनी लाइफ में, उस लीग को फार्मर्स लीग कहा जाता है। लेकिन मैं लीग को फार्मर्स लीग नहीं मानता हूं और उसके मेरे पास कुछ रीजंस हैं। अब अगर हम टॉप 5 लीग्स की बात करें यूरोप में, जो हम एक शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो इन टॉप 5 लीग्स में कौन कौन सी लीग्स आती हैं? तो इनमें आती है प्रीमियर लीग, ला लीगा, सेरिया, बुंदेसलीगा और लीग को अक्सर 5th नंबर पे ही देखा जाता है एंड दे जस्ट अबाउट मेक इट इनटू द टॉप 5 लीग्स। अब इनका ना एक परसेप्शन है, हर लीग का एक परसेप्शन है कि किस तरीके की फुटबॉल खेली जाती है। तो उसको सिंप्लीफाई करते हुए, जैसे अगर हम प्रीमियर लीग की बात करें तो यहाँ पे बात होती है हाई पेस, इंटेंस फिजिकल फुटबॉल की। ला लीगा की अगर हम बात करें तो काम, टेम्पो, टेक्निकलिटी, कंपोज्ड ब्रांड ऑफ फुटबॉल विद वेरी टैक्टिकल मैनेजर्स। सीरिया की बात करें तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ कामनेस एंड टेम्पो। डिफेंसिव रेजोल्यूटनेस को अक्सर एसोसिएट किया जाता है सीरिया के साथ, और यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा टैक्टिशियंस देखने को मिलते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि इटली में जो मैनेजर्स मैनेज कर रहे होते हैं ना, टैक्टिकली काफी अडेप्ट होते हैं एंड ऑन अ गिवन डे इटली की कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। बुंदेसलीगा का ब्रांड क्या है? हाई ऑक्टेन, हाई पेस, एंड टू एंड फुटबॉल की भाई मार पिटाई करेंगे हम, मारेंगे भी मरेंगे भी, लेकिन एक बहुत ही एंटरटेनिंग बास्केटबॉल टाइप का फुटबॉल मैच आपको देखने को मिलेगा बुंदेसलीगा में। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि लीग का नेचर क्या है, अगर आप बोलें कि फ्रेंच लीग का नेचर क्या है, मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे किस तरीके की फुटबॉल खेली जाती है, तो मोस्टली लोग बता नहीं पाएंगे शायद कि लीग में हो क्या रहा है एक्चुअली। तो लीग के लिए मोस्टली ये कहा जाता है कि तो फार्मर्स लीग है, किसान जो है अपनी खेती करने आ जाते हैं, बहुत सारे गोल्स मारते हैं, बहुत आसान है गोल्स मारना, कंपटीशन काफी कम है और इस तरीके से ये लीग काम करती है वगैरह वगैरह।
तो लीग के बारे में बात करने से पहले हमें सबसे पहले नेचर ऑफ द लीग समझना पड़ेगा कि नेचर ऑफ द लीग क्या है, लीग में कैसी फुटबॉल खेली जाती है और ये लीग काम कैसे करती है। तो लीग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलती है सबसे ज्यादा फिजिकल मिडफील्ड ऑफ एनी यूरोपियन फुटबॉल लीग। जो फिजिकल फ्लोर है लीग का बहुत ज्यादा रॉ है, ब्रूट फिजिकलिटी है, स्पेशली जो डीएम्स निकलते हैं ना लीग से बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं, फिजिकल होते हैं, और इसलिए भी आप देखेंगे कि इस लीग के जो डीएम्स होते हैं ना बहुत ज्यादा डिमांड में होते हैं। टेक्निकल फ्लोर भी जो है लीग का काफी ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। मे बी लीग इतनी टेक्निकल नहीं है एज कंपेयर टू सम ऑफ द अदर लीग्स इन यूरोप, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है इफ वी कंपेयर इट टू अर्ली 2010s। तो लीग का नेचर है अ लीग डोमिनेटेड विद फिजिकलिटी एंड रॉ टेक्निकलिटी। इसीलिए आप देखेंगे कि लीग से जो निकलने वाले टेक्निकल प्लेयर्स हैं प्रीमियर लीग में अक्सर बहुत अच्छा करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा फिजिकल लीग है। अगर आप देखेंगे कई सारे प्लेयर्स होते हैं जो ला लीगा से आते हैं प्रीमियर लीग में इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, या बुंदेस लीगा से आते हैं प्रीमियर लीग में इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, लेकिन लीग के बहुत सारे जो टेक्निकल प्लेयर्स होते हैं ना वो यहाँ पे आके थ्राइव करते हैं, क्योंकि एक फिजिकल लीग से वो आ रहे हैं और जो उनकी टेक्निकलिटी है बहुत रॉ लेवल पे है, जिसपे एक सुपीरियर मैनेजर अच्छे एनवायरनमेंट में काम करके उनको और बेहतर खिलाड़ी बना सकता है। लीग इतनी ज्यादा फिजिकल है, उसके लिए मेसी ने खुद कहा था जब वो पहले सीजन पीएसजी में थे कि ये लीग इतनी ज्यादा फिजिकल है कि मुझे अडेप्ट करने में प्रॉब्लम हुई थी फर्स्ट सीजन में। आप देखेंगे तो फर्स्ट सीजन मेसी का पीएसजी के लिए इतना अच्छा नहीं था। वो इसलिए था क्योंकि वो पूरे करियर अपने ला लीगा में खेले थे, जो इतनी फिजिकल लीग नहीं है, लेकिन लीग में आके बड़े से बड़े प्लेयर को भी अडेप्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है। अब दूसरा पॉइंट है कंपटीशन, और ये एक मेन पॉइंट है कि क्यों लीग को बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। अब आप इसको ऐसा देखिए कंपटीशन को लीग में कि एक क्लास है, ठीक है, उसमें एक बच्चा बहुत ज्यादा सुपीरियर है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा भी है और वो खुद पढ़ने में भी मेहनती है। तो स्कूल में जो वो पढ़ाई करता है वो तो कर ही रहा है, उसके बाद जो ट्यूशन पे वो जा रहा है स्कूल के बाद, उस पे भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, माँ बाप भी उसका बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। बेसिकली हर एडवांटेज है उसके पास, लेकिन बच्चा भी खुद मेहनत कर रहा है, तो वो हर एग्जाम में हर सेशन में फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो बच्चे हैं जो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आ रहे हैं वो मेहनत नहीं कर रहे हैं या वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं उसके साथ। दिक्कत एक्चुअली ये है कि जो टॉपर बच्चा है उसका लेवल इतना ज्यादा ऊपर है बाकी बच्चों से कि बाकी बच्चे जितनी भी मेहनत कर लें इस बच्चे के लेवल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। या तो इवेंचुअली बच्चे फेल हो जा रहे हैं या सेकंड थर्ड पे आके रुक जा रहे हैं, बहुत ज्यादा क्लोज हैं लेकिन इस बच्चे को हरा नहीं पा रहे ज्यादातर। तो ये बच्चा है लीग का पीएसजी जो टॉप कर रहा है हर साल, और इसके पेरेंट्स है कतारी ओनर्स जिन्होंने खूब सारा पैसा पंप कर दिया है क्लब के अंदर, और जो अच्छे मैनेजर्स सुपीरियर प्लेयर्स आ रहे हैं इस क्लब में वो हैं इसके ट्यूशन टीचर्स जो स्कूल के बाद भी इसकी मदद कर रहे हैं। कतारी टेक ओवर के बाद एक ऐसा मॉडल डेवलप हो गया है पीएसजी में कि वो बाकी टीमों से बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल्स तक पहुंच चुके हैं। और ये सिर्फ लीग में नहीं हुआ है, ये पूरे यूरोप में हुआ है। पीएसजी की टीम सिर्फ लीग के क्लब से ऊपर नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि यूरोपियन फुटबॉल में वो काफी सारी टीम से ऊपर है इस समय। और इस चीज का एग्जांपल है जो उन्होंने ट्रेबल जीता है पिछले साल। फाइनली पीएसजी ने बहुत ट्राई करने के बाद चैंपियंस लीग पे अपना हाथ जमा लिया है लास्ट सीजन, एंड स्टिल दे आर द टीम टू बीट। अभी किसी का भी अगर पीएसजी के साथ मुकाबला होगा तो वो हल्के में नहीं ले सकता है पीएसजी को। पीएसजी ने ऑलरेडी इस सीजन काफी बड़ी बड़ी टीम्स को हराया है, और हमने लास्ट सीजन देखा है कि पीएसजी हरा नहीं रही थी टीम्स को, एक तरफा डोमिनेट कर रही थी उन्हें, चाहे वो इंटर मिलान हो, रियाल मैड्रिड हो, एथलेटिको मैड्रिड हो, कोई भी टीम पीएसजी से बच नहीं पा रही थी। और पीएसजी का अच्छे हो जाने का मतलब ये नहीं है कि टीम्स जैसे मोनाको, मार्से, लॉन्स, लिल गिव अप कर देते हैं 15वें हफ्ते में ही। अभी जैसे आधा सीजन हो चुका है, 16 गेम वीक हो चुके हैं लीग में, और लॉन्च टॉप पे चल रही है। लीग की जो टाइटल रेस होती है वो मिनिमम गेम वीक 30-31 तक तो हर सीजन जाती ही है, इररिस्पेक्टिव पीएसजी जीत रही है या नहीं जीत रही है। चाहे पीएसजी जीतती भी है हर साल टाइटल, ऑलमोस्ट टाइटल रेस 30th-31st गेम वीक तक जाती है। तो इसका मतलब यह है कि क्लब्स इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं कि ऐसे फोल्ड नहीं हो जा रहे हैं, बिछ नहीं जा रहे हैं 20वें गेम वीक तक। या तो उनके पास स्क्वाड डेप्थ नहीं है या वो क्वालिटी नहीं है कि जो उनका टाइटल चार्ज है या जो टाइटल चैलेंज है उसको सस्टेन कर पाए टिल द लास्ट गेम वीक। अब यहाँ पे एक और नैरेटिव ये आता है कि पीएसजी की जो टाइटल रेस है वो इसलिए डीप जाती है बाकी क्लब्स के अगेंस्ट क्योंकि पीएसजी रोटेट बहुत करते हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी तक तो वो बहुत सेट हो जाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं टाइटल रेस में, तो वो ना रोटेट करते हैं, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को खिलाते हैं, जिससे बाकी टीम्स को मौका मिल जाता है टाइटल रेस में वापस आने का। और ये पीएसजी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको चैंपियंस लीग पे फोकस करना हो। वो चाहते हैं कि वो चैंपियंस लीग में एक डीप रन लेके जाएं, चैंपियंस लीग में बहुत आगे तक जाएं, इसलिए वो थोड़ा सा लीग फुटबॉल पे
कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो ये भी एक फॉल्स नैरेटिव है, क्योंकि लुइस एनरिके की अगर हम बात करें तो हमेशा से ही रोटेट करते आए हैं। अगर आप बार्सिलोना का भी ट्रेबल विनिंग सीजन देखेंगे अंडर लुइस एनरिके 2014-15 सीजन, तो उसमें भी उन्होंने बहुत रोटेशन किए थे। लीग में इनिएस्टा सिर्फ 19 बार खेले थे, इतना ज्यादा उन्होंने रोटेट किया था, क्योंकि अगर आपके पास स्क्वाड डेप्थ है और बेंच स्ट्रेंथ है तो आप उसको फुल्ली यूटिलाइज करेंगे, जिससे आप हर फ्रंट पे फाइट कर सके, हर फ्रंट पे लड़ाई कर सके और ज्यादा से ज्यादा मैचेस और ट्रॉफीज जीत सके। तो ऐसा नहीं है कि पीएसजी के साथ अभी रोटेशंस हो रहे हैं। हर वो टीम जो एक लंबा सीजन खेलती है, बहुत सारी ट्रॉफीज उस सीजन में जीतती है, उनकी डीप होती हैं स्क्वाड्स, हर फ्रंट पे वो लड़ते हैं, और आप देखेंगे कि लीग में वो बहुत ज्यादा रोटेशन करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कहीं पे भी खेल रहे हो। सेम आप पेप का देख लीजिए, कितना रोटेट करते हैं वो सीजन में जब वो प्रीमियर लीग जीत रहे होते हैं। एक हम बात नहीं करते हैं, एक शब्द है पेप रूले। आप एफपीएल में आफ्टर जनवरी सिटी के प्लेयर्स डालने ही अफोर्ड नहीं कर सकते, स्पेशली मिडफील्ड और डिफेंस में। एक दो प्लेयर को छोड़ के जो हर मैच स्टार्ट करेंगे, कहाँ फिक्स होता है कि पेप किसको खिलाएंगे। तो हर टॉप मैनेजर, हर टॉप टीम जिसकी डीप होती है स्क्वाड, वो ये चीज करते हैं। लेकिन क्योंकि पीएसजी हर बार जीत रही है लीगा में, तो ये नैरेटिव उनके अगेंस्ट जाता है कि आप ना फालतू में टाइटल रेस को एक्साइटिंग बनाते हैं और बाकी टीम्स का इतना कुछ खास लेवल नहीं है। अब अगर हम ला लीगा का भी एग्जांपल लें पिछले 21 सालों में, तो वेलेंसिया एक बार 2003-04 सीजन में जीती है, एटलेटिको मैड्रिड 2 बार जीती है 2013-14 सीजन में और 2020-21 सीजन में। उसके अलावा तो हर साल रियल मैड्रिड या बार्सिलोना ही जीते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने फार्म की है लीग अपनी। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक नहीं 2 टीमें हैं जो हमेशा जाएंगी टाइटल रेस के लिए और एटलेटिको मैड्रिड परेशान करेगी उनको, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि बिल्बाओ, सोसियोडैड, विलारियल, ओसासुना ये सब कॉम्पिटिटिव नहीं है। कितना डिफिकल्ट होता है इन टीम्स के अगेंस्ट खेलना। इसी सीजन आप देख लीजिए ला लीगा कितनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, और इवन जो मिड टेबल टीम्स हैं जैसे अलावेज है, एल्चे है, विलारियल खुद कितना भी अच्छा कर रही है, टॉप 4 में है ला लीगा के, कितना ज्यादा मुश्किल होता है इन टीम्स के अगेंस्ट जाके खेलना। तो ये तो मतलब नहीं हुआ ना कि कॉम्पिटिटिव नहीं है। बाकी टीम्स का लेवल इतना ज्यादा ऊपर है कि ये टीम्स बेस्ट करते हुए भी अपना उनके करीब ही पहुंच पाती हैं, उनको हरा नहीं पाती हैं। और सेम चीज लीग आ के लिए भी है। फर्क इतना है कि ला लीगा में 2 टीमें जीतती हैं, लीग आ में सिर्फ 1 टीम जीतती है यूजुअली। और सेम चीज हुई फिर बुंदेसलीगा में, जहां डॉर्टमंड ने 2 लगातार टाइटल जीते, क्लॉप के जाने के बाद 11 टाइटल जीते बायर्न म्यूनिक ने, फिर अभी लास्ट टू लास्ट सीजन जाके बायर लेवरक्यूसन एक और टाइटल जीती है, और एक हमें अलग विनर मिला है बुंदेसलीगा का। तो बुंदेसलीगा की भी सेम कहानी है। सेम चीज सिटी के टेक ओवर से पहले प्रीमियर लीग में हो रही थी, जहां पे लगातार 7 साल मैन यूनाइटेड और चेल्सी ने टाइटल जीते हैं। और सेम चीज सेरे आ में 2010s में हुई थी, जब यूवेंटस ने लगातार बहुत सारे टाइटल्स जीते थे। एक फैक्ट है जो सुन के आप थोड़ा सा चौंक जाएंगे, जो लोग कहते हैं कि लीग कॉम्पिटिटिव नहीं है। पिछले 10 सीजन में 2016-17 सीजन से अगर हम बात करें तो लीग ने हमें ला लीगा, बुंदेसलीगा और प्रीमियर लीग से ज्यादा चैंपियंस दिए हैं, अलग अलग चैंपियंस दिए हैं। 2016-17 सीजन में मोनाको ने टाइटल जीता था और 2020-21 में लील ने टाइटल जीता था। यानी आपको पिछले 10 सीजन में 3 चैंपियंस मिले हैं लीग में, जहां पे बुंदेसलीगा में तो 2 ही चैंपियंस आपको मिले हैं पिछले 10 साल में, लेवरक्यूसन और बायर्न, और ला लीगा में भी आपको 3 चैंपियन मिले हैं पिछले 10 साल में। तो लीग में भी आपको अलग अलग टीमें टाइटल जीतते हुए दिखी हैं। और अगर मैं 2008 के बाद से लेके टेक ओवर के पहले की बात करूं पीएसजी के, तो हमें 5 अलग अलग चैंपियंस देखने को मिले हैं, बोर्डो, लील, लियोन, मार्से और मॉन्टपेलियर। तो लीग काफी कॉम्पिटिटिव लीग है अगर इस पे गौर किया जाए तो। अब एक और पॉइंट आता है इसमें, ठीक है लीग मान लिया कॉम्पिटिटिव है, लेकिन इनका चैंपियंस लीग में तो परफॉर्मेंस काफी खराब रहता है। पीएसजी के अलावा कोई भी क्लब अच्छा नहीं कर रहा है चैंपियंस लीग में। तो अगर आप चैंपियंस लीग देखेंगे तो कई क्लब्स की परफॉर्मेंसेज हैव इंप्रूव्ड। फॉर एग्जांपल लियोन, ब्रेस्ट, पीएसजी, सारी की सारी टीमें यूसीएल के नॉकआउट्स में क्वालिफाई की थी पिछले साल। मार्से यूरोपा लीग के क्वार्टर फाइनल तक गई थी लास्ट ईयर। लियोन अभी यूरोपा लीग टेबल में टॉप पे है और स्ट्रासबर्ग कॉन्फ्रेंस लीग की टेबल के टॉप पे है। और यूरोप में क्लब्स कैसा परफॉर्म करते हैं ये यूरोप के लेवल पे डिपेंड करता है, लीग के लेवल पे कभी भी डिपेंड नहीं करेगा कि यूरोप में कोई क्लब कैसा जाके परफॉर्म कर रहा है। लेकिन लियोन जैसे क्लब्स ने हमेशा कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है चैंपियंस लीग में पिछले सालों में। अगर आप देखेंगे 2021 की चैंपियंस लीग में राउंड ऑफ 16 तक पहुंचे थे, 2023 के कॉन्फ्रेंस लीग में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे, 2024 की चैंपियंस लीग में राउंड ऑफ 16 तक पहुंचे थे। लेकिन एक पॉइंट जरूर है कि मोनाको और नीस ने रिसेंट कुछ टाइम में काफी डिसअपॉइंट किया यूरोप में, सिमिलर टू विलारियल। ऊनाई एमरी की विलारियल सेमीफाइनल तक तो जरूर पहुंची थी एक चैंपियंस लीग कैंपेन में, लेकिन अगर हम उसके बाद बात करें तो लास्ट 20 मैचेस में सिर्फ 3 यूरोपियन मैचेस जीते हैं विलारियल ने। ऐसे ही अगर हम कुछ और टीम्स का एग्जांपल लें तो रियल बेटिस लास्ट ईयर कॉन्फ्रेंस लीग के फाइनल तक पहुंचे थे,
बट यूरोप में यूजुअली वो इतना अच्छा करते नहीं है। यहीं पे अगर हम सेरिया से बात करें तो क्लब्स जैसे रोमा, लात्जियो बहुत अच्छा कर रहे हैं कंसिस्टेंटली यूरोप में। तो यूरोप में कोई क्लब कैसा परफॉर्म कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है कि बाकी टीम्स कैसा कर रही हैं यूरोप में, और ऑन अ गिवन नाइट उस टीम का परफॉर्मेंस कैसा है, तो उसकी खुद की लीग से लेना देना ज्यादा नहीं होता है। उसमें फिर आपके नॉकआउट कप फुटबॉल की रैंडमनेस भी आ जाती है, प्लेयर्स की खुद की मेंटालिटी भी आ जाती है, फटीग भी आ जाता है जो वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, स्क्वाड डेप्थ की जैसे मैंने बात की वो भी प्ले में आती है। तो एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देना कि लीग की तो क्वालिटी खराब है, इस वजह से ये लोग यूरोप में अच्छा नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सही बात नहीं है। जो लेके आता है हमें हमारे तीसरे पॉइंट पे, जो है प्लेयर्स की और लीग की क्वालिटी, कि प्लेयर्स एंड द लीग इज सिंपली नॉट गुड इनफ। अब ये तो देखिए अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि लीग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, यहाँ पे इतने अच्छे प्लेयर्स आपको नहीं मिलते हैं। अगर ऐसा होता तो इतने ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स या लीग के इतने सारे प्लेयर्स डिमांड में कैसे होते हैं हर साल ट्रांसफर मार्केट में? क्यों बड़े बड़े क्लब्स चाहते हैं कि लीग के प्लेयर्स आए और खेले हमारी टीम में? अगर ये प्लेयर इतने ही खराब हैं, इनमें क्वालिटी नहीं है, तो फिर इनको वहीं क्यों नहीं छोड़ा जाता अपने हाल पे? फ्रांस एक हॉटबेड है टैलेंट का, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे और प्रॉमिसिंग खिलाड़ी देखने को मिलते हैं। इसका एक रीजन है कि जो कल्चर है फ्रांस में फुटबॉल का, वो बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है इन यंग प्लेयर्स को डेवलप करने में। क्योंकि फ्रांस फुटबॉल जो है वो सिर्फ फ्रेंच बॉर्न फुटबॉलर्स का घर नहीं है, ये एक पाथवे है प्रोफेशनल फुटबॉल में एंटर करने के लिए, और कई सारे इमिग्रेंट्स अफ्रीका से यहाँ आते हैं और अपनी फुटबॉल खेलते हैं। कंट्रीज जैसे सेनेगल, मोरक्को, कॉन्गो, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, कैमरून एटसेट्रा, यहाँ के बहुत सारे इमिग्रेंट्स आपको दिखेंगे फ्रांस में, और फिर इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो फ्रांस के लिए फुटबॉल खेलती है। एक और रीजन है कि फ्रांस के जो स्काउट्स है ना, वो इन वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में जाते हैं, और वहां की जो छोटी छोटी अकेडमीज होती है ना, वहां से स्काउट कर करके प्लेयर्स को लेके आते हैं। एक इमिग्रेंट वाला रीजन तो है ही, प्लस इनकी स्काउटिंग भी बड़ी जबरदस्त है। अब इसमें कुछ अकेडमी शामिल है, जैसे मोहम्मद 6 मोरक्को की एक अकेडमी है, काफी फेमस अकेडमी है, जहां से काफी सारे प्लेयर्स आते हैं। जनरेशन फुट अकेडमी है घाना की, जहां से बहुत सारे प्लेयर्स को लाया जाता है। रेनबोज और मजेस्टिक अकेडमी बुर्किना फासो की, जिसमें जाके स्काउट करते हैं रॉ प्रॉपर स्ट्रीट ब्रूट टैलेंट। तो इनको ना एक होप मिलती है कि ये बेचारे जो गरीब बच्चे हैं अफ्रीका के, इनको एक अच्छी लाइफ मिल रही है, फ्रांस में जाएंगे, वहाँ रहेंगे, अकेडमी में फुटबॉल खेलेंगे, तो एक अच्छी लाइफ तो मिल ही रही है, जो अभी कंडीशन है उससे बेहतर कंडीशन होती है, प्लस इनको अच्छे लेवल ऑफ फुटबॉलर्स में भी डेवलप करती है फ्रांस की जो अकेडमीज होती है। अब इसका ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टाड रिने। स्टाड रिने की अगर आप अकेडमी देखेंगे तो उसने क्या क्या टैलेंट निकाल के दिए हैं फ्रांस को पिछले कुछ समय में, फ्रांस को ही नहीं पूरी यूरोपियन फुटबॉल को। इसमें शामिल है डेजरे डुए, एडवार्डो कामाविंगा, मथायस टेल, लेस्ली ओगोचुकू, उस्मान डेम्बेले, साशा बॉय, एड्रियन ट्रूफेट, इसिडोर विल्सन, जेरेमी डोकू वगैरह वगैरह बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो स्टाड रिने ने अपनी अकेडमी से स्काउटिंग करके इधर उधर से लाके दिए हैं। और अगर आप इन नामों पे नजर डालेंगे तो ये कहाँ कहाँ खेल रहे हैं। जेरेमी डोकू मैन सिटी में खेल रहे हैं, जॉर्जिनो रूटर ब्राइटन में खेल रहे हैं, डेम्बेले ने अभी अभी बैलन डोर जीता है, कामाविंगा रियल मैड्रिड में खेल रहे हैं, डेजरे डुए पीएसजी में खेल रहे हैं, साशा बॉय बायर्न म्यूनिख। तो हर जगह हर टॉप क्लब में आपको फ्रांस से निकला हुआ टैलेंट मिल जाएगा, जो लीग में आपको भर भर के बड़ी बड़ी मात्राओं में मिलता है, सारे लीग से निकले हुए हैं। तो कैसे कोई बोल देता है कि भाई ये लीग तो टैलेंटेड नहीं है, यहाँ से प्लेयर नहीं निकलते, इस लीग का तो लेवल नहीं है। तो ये सब चीजें बोलने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली में लीग में चल क्या रहा है। उसके बाद बात हो गई अफ्रीकन टैलेंट्स की। लीग ने एक सिस्टम बना रखा है, एक बहुत अच्छा स्काउटिंग नेटवर्क है उनका, जो साउथ अमेरिकन टैलेंट्स को भी लेके आ रहा है अपनी लीग में। इस चीज के दो खिलाड़ी जो इस समय आप कह सकते हैं आर्ग्यूबली अपनी अपनी पोजीशन में बेस्ट हैं इस समय वर्ल्ड फुटबॉल में, बार्सिलोना के रफीनिया और आर्सेनल के गैब्रियल मगालिस, दोनों ही फ्रांस की फुटबॉल सिस्टम से गुजर के निकले हैं अपनी अपनी जर्नी पे। और ये दोनों ही खिलाड़ी ब्राजील के क्लब अवाए से आते हैं। अवाए एक बहुत ही छोटा सा क्लब है, फ्लोरियान पोलिस करके एक शहर है ब्राजील में, वहां का क्लब है ये। ब्राजीलियन सीरी बी में खेलता है, ब्राजीलियन सीरी आ में भी नहीं खेलता, मतलब कि फर्स्ट डिवीजन में खेलते हो, ये सेकंड डिवीजन में खेलता है क्लब। यहां से इनको स्काउट करके लेके आए थे। अब आप ये सोचिए कि स्टाड, रेन या लील जैसे क्लब नहीं होते, जैसे रेन में रफीनिया खेल रहे थे, लील में गैब्रियल मगालेस खेल रहे थे, अगर ये क्लब्स नहीं होते तो क्या हमें इतने गजब टैलेंटेड प्लेयर्स देखने को मिलते हैं? ब्राजील खुद ऐसे हीरे ढूंढ पाती अपनी सिस्टम से? ये तो साउथ अमेरिकन एग्जांपल्स है, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है। लेकिन अगर आप खुद फ्रेंच फुटबॉलर्स देख लीजिए तो सेंटर बैक्स जैसे विलियम सलीबा, अगेन आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड। वेस्ली फोफाना सेंट एटियन से आता है, मेरे हिसाब से चेल्सी के बेस्ट सेंटर बैक है अभी इस समय। उसके अलावा और खिलाड़ियों की बात करें, राफेल लियाओ, माइक मिनियो, जूल्स कुंडे बॉर्डो से आए थे, और सबसे बड़ा टैलेंट लील से जो निकला पिछले दशक में, ईडन हजार्ड लील से खरीदा था चेल्सी ने, और फिर आपको पता है कि हजार्ड किस तरीके के प्लेयर बने चेल्सी में आके।
उसके अलावा और खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो ईसा ड्यूप, मानू कोने टुलूज की एकेडमी से आते हैं। बेंजिमा लियों की एकेडमी के एक पास आउट थे। ऐसे मैं आपको और 1000 एग्जांपल्स दे सकता हूं जो पिछले दशक में हमने लीग से एक एकेडमी से टैलेंट्स निकलते हुए देखे। और करंट अगर मैं सिनारियो की बात करूं, लास्ट सीजन के 38 टीनेज डिफेंडर्स अभी यूरोप की टॉप 5 लीग्स में अलग अलग जगह खेल रहे हैं। करंटली हॉट बेड ऑफ सेंटर बैक्स एंड डिफेंडर्स बना हुआ है इस समय लीग। आप देखिएगा किसी भी टीम को अगर एक एथलेटिक सेंट्रल मिडफील्डर या सेंटर बैक की जरूरत होती है, सीधा लीग के किसी क्लब से लिंक आता है। आप नोट कीजिएगा इस बात को। एक और चीज है जिस पे आपको गौर करना होगा, अभी वीकेंड पे एग्जांपल भी हमें उसका देखने को मिला था कि ऑक्जेर और लियों का मैच हुआ था। बहुत ही खतरनाक गेम था, 4-3 से लियों ने वो मैच जीता। 4 रेड कार्ड हमें देखने को मिले थे उस मैच में। और अगर हम गेम्स पर रेड कार्ड की बात करें तो लीग का रेशियो सबसे ज्यादा है, 2.89 गेम्स पर रेड कार्ड यहां पर आपको देखने को मिलता है। यानी हर तीसरे गेम में ऑलमोस्ट आपको एक रेड कार्ड देखने को मिलता है। इससे पता लगता है कि कितनी ज्यादा इंटेंस, फिजिकल और मुश्किल लीग है यहाँ पे खेलने के लिए। अब आ जाते हैं चौथे पॉइंट पे कि भाई जब इतनी अच्छी लीग है, इतना ज्यादा टैलेंट है यहाँ पे, सब कुछ तो अच्छा है जो ओवरलुक किया जा रहा है, तो क्लब्स इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, क्यों क्लब्स बैंकरप्ट हो रहे हैं, क्यों फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो इसके एग्जांपल है जैसे बोर्डो बैंकरप्ट हो गया, लियों के साथ इशू हो गया, नॉन्स अभी अच्छा नहीं कर रहा है। इस पे एक अलग वीडियो बन सकता है, लेकिन इसका अगर मैं क्रिस्प में आपको बताऊं तो बहुत सरफेस लेवल पे रीजन है कि लैक ऑफ ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू, राइट्स नहीं खरीदे जा रहे हैं लीग के, ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू नहीं आ रहा है, क्लब्स को पैसा नहीं मिल रहा है, ओनरशिप स्ट्रक्चर्स बहुत खराब हैं, और सबसे बड़ा जो कारण है क्लब्स के डाउनफॉल का वो है करप्शन। फंड्स का मिसमैनेजमेंट हो रहा है बहुत ज़्यादा। जो फंड क्लब में आ रहा है उसको क्लब की बेहतरी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अब देखिए क्या होता है, लीग को सस्टेन करने के लिए ना एक स्टार की जरूरत होती है। हर लीग में कुछ फेसेस चाहिए होते हैं। अब ला लीगा अगर आप चलाएंगे तो वहां पर आपको स्टार्स ही स्टार्स मिलेंगे। बार्सिलोना में लमीन यमाल हैं, पेड्री हैं, रफीनिया हैं, लेवेंडोस्की हैं। रियल मैड्रिड में जूड बेलिंगम है, एम्बापे हैं, विनीशियस जूनियर हैं, रॉड्रिगो हैं। ला लीगा में स्टार्स ही स्टार्स है। जूलियन अल्वारेस खेलते हैं एटलेटिको मैड्रिड में। सेम फॉर प्रीमियर लीग, सेम फॉर बुंदेसलीगा। बड़े बड़े खिलाड़ी वहां खेलते हैं। लीग में प्रॉब्लम अभी ये है, भले ही एक डेम्बेले उनके लिए बैलन डोर विनर हैं, बट अगर आप रिसेंट कुछ टाइम में देखेंगे तो नेमार की सक्सेशन प्लानिंग अच्छी नहीं हुई। बहुत ज्यादा स्टॉक्स बढ़ गए थे लीग के जब नेमार ने ज्वाइन की थी पीएसजी। इतना जबरदस्त क्रेज हो गया था लीग का कि यूट्यूब पे आने लग गई थी लीग, और कुछ तो इंडिया के ब्रॉडकास्टर्स ने राइट्स खरीद लिए थे लीग दिखाने के लिए। सेम चीज आप कह सकते हैं सऊदी लीग के साथ जो हुई है। जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो गए हैं वहां पे तो कितना ज्यादा क्रेज हो गया, सऊदी लीग सब देखने लगे हैं। एमएलएस में मेसी गए हैं वहां पे तो एमएलएस देखने लग गए हैं लोग। मुझे इतने कमेंट्स आ रहे थे कि भाई एमएलएस कब की बात करो, जो वैंकूवर को हरा के इंटर मायामी ने जीता। तो लोग जानना चाहते हैं कि भाई उस लीग में क्या, सुनना चाहते हैं उस लीग के बारे में। तो वो सक्सेशन प्लानिंग अच्छे से नहीं हुई। यहाँ पे गलती हुई है लीग से कि उनको लगा था कि एम्बापे उनके लिए बड़े टाइम तक खेलेंगे, लंबे टाइम तक खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब एज सच कोई मार्केटेबल सुपरस्टार उस लीग में नहीं देखने को मिल रहा है। इस वजह से भी प्रॉब्लम है कि उस लीग का अट्रैक्शन कम क्यों हुआ है। लेकिन इसमें गलती ऑर्गेनाइजर्स की भी थी, और जो लीग के हायर अप्स थे उनका भी एक मिसमैनेजमेंट ये है कि उन्होंने अपने राइट्स के प्राइस बढ़ा दिए और उन्हें लगा कि जल्दी से हम पैसा कमा लेते हैं रादर देन इसको सस्टेनेबल बनाया जाए। उससे क्या हुआ, काफ़ी सारे ब्रॉडकास्टर्स ने हाथ खींच लिए कि आपकी लीग की इतनी वैल्यू नहीं है कि हम इस समय इसमें हाथ डालें, अपने हाथ जलाएं। तो राइट्स जो थे इसलिए भी नहीं बिके और ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू इसलिए कम होता गया जो क्लब्स को मिल रहा है। और सेम चीज़ आप देखेंगे तो सेरिया में भी हो रही है। बहुत सारी कंट्रीज में सेरिया नहीं आ रही, इंडिया में कोई ऑफिशियल सेरिया का ब्रॉडकास्टर नहीं है। नेमार के अराइवल के बाद पीएसजी में बहुत सारी चीजें अच्छी हुई। अगर आप नेट पॉजिटिव निकालेंगे तो नेट नेगेटिव से ज्यादा ही आएगा। एक चीज जो बहुत अच्छी हुई नेमार के आने से कि लीग का टेक्निकल फ्लोर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर आप नेमार का पहला सीजन देखेंगे पीएसजी के लिए तो वो आप देखेंगे कि लीग की हिस्ट्री में एक ऐसा सीजन था जो कि बहुत ज्यादा हिस्टोरिक है, क्योंकि ऐसी चीज रोनाल्डिनियो के बाद पीएसजी ने कभी नहीं देखी थी कि भाई एक प्लेयर आया है इतना फ्रीली खेल रहा है। जो जोगा बोनीतो था प्रॉपर, वो नेमार लेके आए थे और उनकी वजह से काफी सारे लोग फिर इंटरेस्ट ले भी रहे थे कि भाई चल क्या रहा है इस लीग में और पीएसजी कैसा खेल रही है। नेमार के आने से टेक्निकलिटी पे ज्यादा ध्यान दिया गया, कल्चरल शिफ्ट आया लीग में। मैनेजर्स टेक्निकल स्किल्स पे ज्यादा फोकस करने लगे, प्लेयर्स के सिर्फ फिजिकल प्रोएस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, टेक्निकलिटी पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। पीएसजी उसके बाद एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गई प्लेयर्स के लिए, क्योंकि पेरिस आप देखेंगे तो एक है आलीशान जगह है अगर आपको रहना है पेरिस में, लेकिन फुटबॉल सेंस में पीएसजी का नाम उतना बड़ा नहीं था एज कंपेयर टू सम ऑफ द अदर क्लब्स इन यूरोप। तो एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनी पीएसजी बाकी प्लेयर्स के लिए। और इसके साथ साथ हमने लीग से काफी टेक्निकल प्लेयर्स को निकलते हुए देखा, जैसे रफाइल लियाओ, डेजरे डुए, ब्रैडली बारकोला, ऊगो एकिटिके, ये सब लीग से निकले हैं। नेमार की वजह से लीग को बहुत फायदा हुआ, पीएसजी को बहुत फायदा हुआ, टेक्निकल फ्लोर बड़ा लीग का, एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना पीएसजी। नेमार का ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड
बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था फ्रेंच फुटबॉल के लिए और एक कल्चरल चेंज आ गया पूरे फ्रेंच फुटबॉल के लैंडस्केप। तो लीग को ना मार्केट अच्छे से नहीं किया गया, एक क्लब एक प्लेयर के अराउंड मार्केट हुई लीग, जिसके कारण जो चंक ऑफ टीवी रेवेन्यू था वो भी सिर्फ एक क्लब को गया। अब ये पूरा मिसमैनेजमेंट लीग आके हायर अप्स की वजह से था, जिन्होंने पूरा का पूरा जो रेवेन्यू था वो जाके पीएसजी को दे दिया, बाकी क्लब्स को नहीं मिला अच्छे से रेवेन्यू। डिस्ट्रीब्यूशन था रेवेन्यू का बहुत ज्यादा स्क्यूड था, जिसके कारण कई सारे क्लब्स डूबते गए। ओवरऑल लीग तो डेवलप हो रही थी, लेकिन उसकी मार्केटिंग और फाइनेंशियल जो चीजें थी उनको अच्छे से मैनेज नहीं किया गया, लिहाजा अभी लीग स्ट्रगल कर रही है और क्लब्स जैसे बॉर्डो बैंकरप्ट हो चुके हैं और लियोन भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लीग कुछ नहीं कर रही थी। अगर कुछ नहीं कर रही होती तो प्लेयर्स जैसे एम्बापे, मेसी, नेमार एक साथ एक टीम में नहीं खेल रहे होते। जो डिस्ट्रीब्यूशन था फंड्स का उसको बहुत ज़्यादा मिसमैनेज किया गया, जिसके कारण छोटे क्लब्स अब स्ट्रगल कर रहे हैं। अब एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है, एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट इस लीग के लिए क्या है जो इसको कंपेरेबल बना सकती है सम ऑफ द अदर लीग्स। देखिए, टैक्टिकल डाइवर्सिटी तो बड़ी है। अगर हम लीग की बात करें 2010 से लेके अभी तक बात करें तो लीग में मैनेजर्स हैं जैसे लुइस एनरिके हैं, रॉबर्टो डेजर्बी हैं मार्से पे, लियम रोजेनियर हैं स्ट्रासबरो में, काफ़ी ज़्यादा सॉट आफ्टर मैनेजर हैं अभी इस समय, पाओलो फोंसेका है लियोन में, पियर सेज हैं लॉन्स में। तो काफ़ी अच्छे और स्टैब्लिश्ड मैनेजर्स हैं अभी लीग में, लेकिन इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है। टैक्टिकल डाइवर्सिटी है बट कंपेयर टू अदर लीग्स और ज़्यादा ये चीज़ बेहतर हो सकती है। सस्टेनेबल टीवी ब्रॉडकास्ट मॉडल चाहिए, मार्केटिंग पे थोड़ा सा काम करना होगा जिससे क्लब्स को जो है पैसा मिले, जो भी ब्रॉडकास्टिंग राइट से पैसा आ रहा है बराबर तरीके से क्लब्स में बटे, तभी जाके क्लब सस्टेन कर पाएंगे और लीग का लेवल जो है और धीरे धीरे इंप्रूव होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि कुछ प्लेयर्स को फेस बनाना पड़ेगा कलेक्टिवली। एक आधे प्लेयर के अराउंड अगर मार्केटिंग करेंगे तो लॉन्ग टर्म में वो प्लान फेल हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे और मिथ्स हैं लीग के रिगार्डिंग जो मुझे लगा कि बस्ट करनी चाहिए। और यहाँ पे आप खेती नहीं करते हैं, यहाँ पे आपको किसान नहीं मिलते हैं बल्कि जौहरी मिलते हैं जो जूल्स निकाल निकाल के अपने हार में, अपने कंगनों में लगाते हैं और उसको और ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। तो लीग इज नॉट अ फार्मर्स लीग बट इट्स अ जूलर्स लीग। आई थिंक ये कुछ चीज़ें बोलना ज़रूरी था इस लीग के लिए। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कर दीजिएगा वीडियो को ज़रूर। और अगर इस तरीके के वीडियो आपको और ज़्यादा देखने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ZBK को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे भी बहुत अलग तरीके का और बहुत मस्त कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ डू मेक श्योर टू सपोर्ट दैट चैनल एज वेल। मिलता हूँ आपसे जल्दी दोस्तों, ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।